नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने घर को मजबूत करने में लगे हैं। इसके लिए वो दूसरे घर तोड़ रहे हैं, यानी दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। लेकिन इसका भी फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा है। आप कहेंगे कैसे, महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ी, सीधा सीधा फायदा मिलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में सकाल मीडिया ग्रुप का एक ताज़ा सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को एनसीपी तोड़ने से पहले जितने वोट मिल रहे थे गठबंधन को, अब एनसीपी को मिलाने के बाद उससे करीब 1% वोट कम मिल रहा है उसके गठबंधन को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, इसका विवेचना करेंगे। साथ ही साथ एक और बात देखने को मिल रही है कि बीजेपी ने पहले कुछ पार्टियों में से लोग तोड़े और उनको अपने साथ लेकर आई। जो लोग मूल पार्टी छोड़कर आए वो बीजेपी की विचारधारा के साथ अपने आप को समाहित कर पाए नहीं कर पाए ये अलग बात है, लेकिन मूल पार्टी को गाली देने लगे। अब मूल पार्टी के साथ ही बीजेपी समझौता करना जा रही है। तो बीजेपी में ये नेता जो आए थे वो परेशान है कि अब करें क्या। कुछ जगह टूटन शुरू हो गई है, कुछ जगह वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो लोगों को लगता है कि भाई खामखा इस पार्टी में आए, इससे अच्छा तो अपनी मूल पार्टी में थे। और मूल पार्टी थोड़ी मजबूत भी हो रही है। एक जगह हम तेलंगाना का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एक महाराष्ट्र का इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और एक तेलंगाना का इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जिससे पता लगता है कि घबराई बीजेपी, परेशान बीजेपी कैसे चुनावी गठबंधन में कुछ खामियां छोड़ रही है, कुछ गलतियां कर रही है, कुछ ब्लंडर कर रही है जो उन पर भारी पड़ सकते हैं। और वोटर, महाराष्ट्र का वोटर तो साफ साफ कह रहा है कि ये पार्टी तोड़ो अभियान उसको पसंद नहीं आ रहा। चलिए बहुत हुआ, सस्पेंस का खेल खोल देते हैं सस्पेंस। तो बात शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो सकाल ग्रुप है उसने एक ताज़ा सर्वे करवाया है। ताज़ा सर्वे ये बता रहा है कि आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 26.8% वोट मिलेगा। गौर करना इस आंकड़े पर, 26.8%। शिंदे गुट को 4.9% वोट मिलेगा और अजीत पवार का जो एनसीपी का धड़ा है उसको 5.7% वोट मिलेगा। आप कहेंगे अच्छी बात है, 5.7% यानी जितना वोट मिल रहा था एनसीपी को एक साथ मिलकर उसका 5.7% वोट छीन लिया है एक तरह से बीजेपी ने। लेकिन यह आंकड़ा 38% के आसपास बैठता है। हम होल फिगर की बात कर रहे हैं, 26.8%, 5.7% और 4.9%। लेकिन आप देखिए दूसरा, महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस को 19.1% वोट, कांग्रेस को 19.1% वोट, शरद पवार की पार्टी को एनसीपी, शरद पवार एनसीपी 14.9% वोट, 14.9% वोट, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 12.7% वोट, जो मिलाकर बैठता है बीजेपी से करीब 9% ज़्यादा, 47% वोट। अब आप कहेंगे पुराना बताइए आप, तो एक महीने पुराना सर्वे बता रहा है कि तब बीजेपी को 33.8% वोट मिल रहा था, जो अब घटकर 26.8 हो गया है। यानी आपने शिवसेना, आपने एनसीपी को तोड़ा और आपका वोट घट गया 7%। आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र की जनता कितनी समझदार है कि उनको घर तोड़ने वाली पार्टी पसंद नहीं आ रही। एक महीने पहले जो महाराष्ट्र का मतदाता 33.8% वोट बीजेपी की झोली में डाल रहा था, अब वो 26.8% वोट डालेगा। कुल मिलाकर 7% का घाटा। और पिछली बार शिंदे को मिल रहे थे 5.5% वोट, इस बार शिंदे के वोट भी कम हो गए हैं, 4.9% रह गए हैं, यानी 0.6% वोट शिंदे का भी घट गया है। तो लोगों को शिंदे का भी जाना पसंद नहीं आया। एक महीने पहले के सर्वे में बीजेपी प्लस शिंदे 39.3% पर थी, अब वो 38% पर आ गई है। और उधर एनसीपी को पहले 15.3% वोट मिल रहा था, जिसमें कुछ कमी आई है शरद पवार गुट को। उद्धव ठाकरे को 12.5% वोट मिल रहा था एक महीने पहले, जो बढ़कर 12.7% हुआ है।
यानी शिंदे को जो लोग वोट दे रहे हैं उसमें से आप समझिए कि 0.2% वोट सरका है उद्धव ठाकरे की तरफ। इसी तरह कांग्रेस के हिस्से से भी कुछ वोट कम हुआ है, 19.9% मिल रहा था, अब 19.1% मिलेगा। लेकिन पुराने हिसाब से देखा जाए तो एक महीने पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 47.7% वोट मिल रहा था और बीजेपी और शिंदे गठबंधन को 39% समझ लीजिए वोट मिल रहा था। और अब बीजेपी गठबंधन को 38% मिल रहा है और महाविकास अघाड़ी को 47%, यानी महाविकास अघाड़ी पार्टी ने अपना वोट का परसेंटेज बरकरार रखा है, बावजूद इसके कि उसमें से एनसीपी का अजीत पवार गुट अलग हो गया है। एक और ख़ास बात है कि जो बीजेपी को चिंता में डाल सकती है कि ओवैसी को 0.6% वोट मिल रहा है, यानी पूरी तरह से लोग रिजेक्ट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के हिसाब से, यानी मुस्लिम वोटों के बंटवारे की कोई चांस यहाँ कम से कम नज़र नहीं आ रही। इसी तरह केसीआर जिन्होंने बीएसआर बनाई है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, केसीआर के नाम से जाने जाते हैं। पहले उनकी टीआरएस होती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब भारत राष्ट्र समिति बनाई है। बड़े जोर शोर के साथ आए थे कि महाराष्ट्र में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहा जा रहा था। उस समय भी कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की बी टीम लगती है, केसीआर ने कुछ समझौता कर लिया है बीजेपी के साथ, और लेकिन उसको सिर्फ 0.5% वोट मिल रहा है। अब समझौता क्या कर लिया है? देखिए, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी कांग्रेस की रैलियां बड़ी अच्छी चल रही हैं, कांग्रेस बड़ी टक्कर दे रही है केसीआर को। केसीआर घबरा गए हैं अचानक। उन्होंने पहले 2 हाथ की दूरी बनाई थी बीजेपी से, 2 हाथ की दूरी बनाई थी कांग्रेस से, लेकिन बेटी कविता फंस गई है दिल्ली के शराब कांड में और जिन पर ईडी की जांच चल रही है। तो बेटी को बचाना है, अपने पार्टी के वजूद को बचाना है, तो ऐसे में क्या करना है? अपने दुश्मन से हाथ मिला लेना है। बीजेपी को भी तेलंगाना में अपने वजूद को बचाना है, जो 4 सीटें लोकसभा की रखी आई थी। तो ऐसे में क्या करना है कि अपने कॉमन दुश्मन जो है उससे लड़ने वाले दुश्मन से हाथ मिला लेना है। केसीआर दुश्मन कांग्रेस के, कांग्रेस दुश्मन बीजेपी की, बीजेपी दुश्मन केसीआर की, कांग्रेस दुश्मन केसीआर की, कांग्रेस दुश्मन बीजेपी की, बीजेपी दुश्मन कांग्रेस की। ये दुश्मन दुश्मन का खेल चल रहा है। अब इसमें 2 दुश्मन एक होते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को कॉमन विलेन मान रहे हैं, और यानी दोनों मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की ताकत तेलंगाना में बढ़ रही है। कम से कम एक निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि हाल में क्या हुआ कि केसीआर के बेटे हैं केटीआर, ये अभी अमित शाह से मिले, राजनाथ सिंह से भी मिले, और मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि अब बीआरएस यानी तेलंगाना की पार्टी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं तेलंगाना में, कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का दुश्मन कांग्रेस है और दोनों को लग रहा है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को सत्ता से दूर किया जा सकता है, कांग्रेस को हराया जा सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई कि तेलंगाना में आप जानते हैं कि करीब 88 के आसपास शायद केसीआर के विधायक जीत कर आए थे, 17-18 कांग्रेस के जीत कर आए थे, 2-3 बीजेपी के जीत कर आए थे। तो उन 17-18 में से कुछ 11-12 भाग गए केसीआर की तरफ, कुछ भाग गए बीजेपी की तरफ। अब जो भाग, और इसी तरह केसीआर पार्टी से भी 1, 2, 3, 4 विधायक भाग गए बीजेपी की तरफ। उनमें से एक आदमी उपचुनाव भी लड़ा जिसमें नंबर 2 पर आए, कुछ जीत के। अब हो क्या रहा है कि जो तेलंगाना की पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे वो परेशान है कि साहब हम तो बीजेपी में ये सोच कर आए थे कि बीजेपी तेलंगाना से लड़ेगी, तेलंगाना से मतलब केसीआर की पार्टी से लड़ेगी, जो केसीआर की पार्टी बीआरएस को छोड़कर आए थे। अब देख रहे हैं कि साहब बीजेपी बीआरएस से हाथ मिला रही है, तो हमारी क्या स्थिति रह जाएगी? आप समझ रहे हैं? तो इस तरह का घालम घेल चल रहा है। तो लोग लौट कर जा रहे हैं, कांग्रेस में कुछ लोग लौट कर आए, अभी केसीआर की पार्टी के हों चाहे कुछ लोग बीजेपी में हों, वो लोग लौट कर कांग्रेस में आ गए कि इससे अच्छा तो कांग्रेस भली। ये सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से और जो तथ्य है वो बता रहा हूं, और इंडियन एक्सप्रेस में
कोमी कपूर अपना एक कॉलम लिखती है यहाँ संडे को, उसमें भी ये खबर छपी है। उसी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ऐसा ही चीज़ बंगाल में हो रही है। बंगाल में देखिए, जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसमें मुकुल राय ने साथ छोड़ दिया था, अर्जुन सिंह ने साथ छोड़ दिया था, बीजेपी में चले गए थे। अब वो वापस बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया है, इनडायरेक्ट रूप से वो ममता का साथ दे रहे हैं। इसी तरह दिनेश त्रिवेदी, जो ममता के साथ बहुत पुराने समय से रहे, केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री भी ममता ने बनाया था उनको, एक बार आपको ध्यान होगा। और उन्होंने 2021 में टीएमसी छोड़ दी थी। 5 साल की राज्यसभा की उनकी मेंबरशिप बची हुई थी, फिर बीजेपी में चले गए थे। 5 साल बीजेपी में बिल्कुल हाशिए पर रहे। अब उनको लगा कि अब उनका नंबर आएगा राज्यसभा चुनाव में, तो उनकी जगह अनंता राय हैं और कूच बिहार के हैं, पूर्व महाराजा हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो दिनेश त्रिवेदी को भी लग रहा है ना माया मिली, ना राम, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, तो क्या फ़ायदा हुआ आने का। तो वो भी फिलर भेज रहे हैं ममता बनर्जी को कि वो लौटना चाहते हैं। और अनंता राय को लेकर बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी को लग रहा है कूच बिहार में कुछ वोट मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी ये भूल जाती है कि अनंता राय ने बंगाल के विभाजन की मांग की है कि उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल अलग अलग होना चाहिए, और उत्तरी बंगाल में कुछ वोट मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा वोट दक्षिण बंगाल में कम हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की जनता इस तरह का विभाजन पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती, तो उससे भी घाटा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि बीजेपी आखिर क्या खेल कर रही है, क्या खेल रच रही है। अभी जिस ढंग से अजीत पवार को पार्टी में लिया गया, बीजेपी के साथ लिया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, 9 मंत्री बनाए गए, और शिंदे के पार्टी की तरफ से विरोध के बावजूद वित्त मंत्रालय दे दिया गया, 3 मंत्रालय छीन लिए शिंदे के मंत्रियों से, वो दे दिए गए अजीत पवार को। 5 मंत्रालय बीजेपी वालों ने अपने हिस्से के दे दिए अजीत पवार को, और शिंदे के लोग नाराज़ हैं। उनके कुछ विधायक खुलकर नाराज़गी भी व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि इस बीच उद्धव ठाकरे का एक एमएलसी ज़रूर शिवसेना में शामिल हुआ है, एकनाथ शिंदे में, वो कहानी अलग है। लेकिन इतनी तोड़फोड़ के बावजूद भी अब तो बीजेपी को ऐलान कर देना चाहिए था बीएमसी चुनाव का। इसी तरह करीब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा हैं जिनका चुनाव अटका हुआ है। अब भी बीजेपी ये आत्मविश्वास क्यों नहीं जगा पा रही? तो ऐसा लगता है कि 2024 के संदर्भ में ये घर तोड़ना, सियासी बुलडोज़र चलाना, उसका वो परीक्षण कर रही है, प्रयोग कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रयोग महाराष्ट्र में तो सकाल का जो ग्रुप कहता है कि उल्टा भी प्रतीत हो सकता है, उल्टा उसी पर असर कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि जिनके घर शीशे के हों, वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि पत्थर रिबाउंड होकर उनके घर पर भी चल सकता है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए।